हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्लास 11 का चैप्टर 1 कंप्लीट किया, ठीक है, इकोनॉमिक्स का। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 9 का और क्लास 10 का इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट किया था, और क्लास 12 के अंदर से जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था हमारे एग्जाम के लिए उसको हमने कंप्लीट किया, ठीक है। तो क्लास 9, 10 और 12 हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और वो सारे हमारे मतलब क्लास के रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है, ठीक। तो हमने फिर क्लास 11 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट किया, ठीक। उस चैप्टर के अंदर हमने ये देखा था कि ब्रिटिश के आने के पहले इंडिया कैसा था, ठीक। फिर ब्रिटिश ने क्या क्या पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया सेक्टर वाइज। हमने देखा था एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ब्रिटिश के आने के पहले कंडीशन कैसा था। फिर ब्रिटिश ने क्या क्या सिस्टम, क्या क्या पॉलिसीज को अडॉप्ट किया, ठीक है, जिसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या कंडीशन बना, ठीक। जैसे पर्टिकुलरली हमने बात किया था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर चैप्टर 2 पे चलते हैं। हाँ, तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया था लास्ट क्लास के अंदर, जिसमें हमने ये देखा था कि ब्रिटिश के आने के पहले, ठीक है, ब्रिटिश के आने के पहले ये इंडिया हमारा कैसा था, ठीक। और ब्रिटिश ने क्या क्या स्टेप्स लिया, जिसके कारण कि ब्रिटिश जब इंडिया से गया तो उस समय सिस्टम हमारा कैसा था। पर्टिकुलरली हमने बात किया था किस किस के बारे में, एग्जाम्पल एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। हमने क्या बात देखा था कि ब्रिटिश के आने के पहले एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या था, हर विलेज अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट था, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट था। लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया कि ब्रिटिश ने ये किया कि उनका पॉलिसी क्या था कि हमको यहाँ से रॉ मटेरियल अपने कंट्री में ले जाना है और अपना प्रोडक्ट्स को यहाँ बेचना है, जिसके कारण क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, ठीक। तो ये एक चीज आया कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि खुद के लिए मत उगाओ, मतलब बाजार में बेचने के लिए उगाओ। सेकेंड चीज ये, उन्होंने जो जमींदारी सिस्टम वगैरह या जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी अडॉप्ट किया था, फॉलो किया था, ठीक है, जिसके कारण कि एक्स्ट्रा बर्डन फार्मर्स के ऊपर पड़ा, तो फार्मर्स के पास एक्स्ट्रा सरप्लस बचा नहीं, ठीक है। अब फार्मर जो थे हमारे डेप्थ में चले गए, जिसके कारण उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचा नहीं, जिसके कारण वो लैंड में इन्वेस्टमेंट कर पाए, जिसके कारण लैंड में अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, जिससे कारण उनके लैंड का प्रोडक्टिविटी भी डिक्लाइन हुआ, और उनका पर कैपिटा इनकम भी डिक्लाइन हुआ, और उनका कंडीशन और खराब हो गया, ठीक है। तो ये हमने देखा था, ये कंडीशन था फार्मर्स का ब्रिटिश के इंडिपेंडेंस के टाइम में। उसके हमने क्या देखा, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हमने क्या देखा था कि ब्रिटिश के आने के पहले हमारा क्या सिस्टम था कि छोटा मोटा बहुत सा इंडस्ट्री थे हमारे, जो कि फल फूल रहे थे, आराम से काम चल रहे थे। लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्योंकि अपना प्रोडक्ट्स को यहाँ बेचना था, इसलिए क्या था, इंडियन इंडस्ट्री जो था कहीं ना कहीं उनके लिए कॉम्पिटिटिव था, ठीक है, कॉम्पिटिटर था, जिसको बाद में उन्होंने रिमूव किया, ठीक है। कैसे किया कि ब्रिटिश से जो भी ब्रिटेन से जो भी सामान इंडिया में आता था उसके ऊपर टैक्सेस को उन्होंने रिमूव कर दिया, ठीक है। और इंडिया से जो सामान ब्रिटेन में जाता था उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। इसके कारण क्या हुआ कि इंडिया के लोगों के लिए क्या हुआ कि फॉरेन का मार्केट भी बंद हो गया, एक्सपोर्ट हमारा बंद हो गया, प्लस डोमेस्टिक मार्केट में क्या हुआ, इंडिया के अंदर क्या हुआ कि बाहर से जो मशीन मेड गुड्स आ रहा है वो सस्ता मिल रहा है, ठीक है। जिस कारण क्या हुआ कि इंडियंस के लिए डोमेस्टिक मार्केट भी हमारा खत्म हो गया, ठीक। जिसके कारण क्या हुआ, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री थे इंडिया के अंदर वो बंद होना स्टार्ट हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। फॉरेन ट्रेड में हमने क्या देखा था कि ब्रिटिश के आने के पहले सिचुएशन क्या था हमारा, कि इंडिया जो था वो एक्सपोर्ट ज्यादा करता था, इंपोर्ट कम करता था, जिसके कारण हमारा क्या होता था, एक्सपोर्ट सरप्लस होता था, ठीक है, एक्सपोर्ट सरप्लस होता था। बट बाद में क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे पॉलिसीज अडॉप्ट किए, कारण क्या हुआ कि हमारा जो कंट्री एक टाइम में एक्सपोर्ट सरप्लस था वो बाद में क्या हुआ, एक्सपोर्ट ट्रेड डेफिसिट हो गया, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट हो गया मतलब एक्सपोर्ट कम होने लगा और इंपोर्ट ज्यादा होने लगा, ठीक है। ये ट्रेड सरप्लस था पहले, ब्रिटिश के आने के पहले ट्रेड सरप्लस था, और जब ब्रिटिश के आने के बाद सिचुएशन ऐसा क्रिएट किया उन्होंने, या फिर ऐसा पॉलिसीज अडॉप्ट किया, जिसके कारण क्या हुआ कि हमारे जो कंट्री एक टाइम में ट्रेड सरप्लस था, अब वो ट्रेड डेफिसिट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये देखा हमने। फिर डेमोग्राफिक कंडीशन में देखा क्या, ज्यादातर लोग जो लिटरेसी रेट बहुत कम था हमारा, पॉवर्टी था बहुत ज्यादा, ठीक है। हार्डली 16%, जब इंडिपेंडेंस के टाइम में सिर्फ 16% लोग ही हमारे लिटरेट थे, पढ़े पढ़े लिखे थे, ठीक है। जो आज के टाइम में हो गए अप्रोक्स 80% हो चुके हैं। उसमें से भी क्या 3% फीमेल लिटरेसी रेट था, जो आज के टाइम में अप्रोक्स 75% हो चुका है। तो ये भी 70 से 70 ईयर्स में हुआ है, ठीक है। सेकेंड चीज क्या था, हमने क्या देखा था कि ब्रिटिश के जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस समय क्या था कि हमारे 80 लगभग 70 से 75% जो लोग थे हमारे, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में थे, ठीक है। उसके बाद हमारे सर्विस सेक्टर में लोग एम्प्लॉय थे, फिर लास्ट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोग एम्प्लॉय थे, ठीक। सर्विस सेक्टर मतलब पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, पोस्टमैन हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। ऑक्यूपेशनल देख लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने क्या देख लिया, उन्होंने टेलीग्राफ लॉन्च किया इंडिया के अंदर। फिर हमारा ये
रेलवे हुआ, पोर्ट बिल्डिंग हुआ, एयरवेज हुआ, ये सब किया हमने, ठीक है। तो ये हमने देख लिया क्या इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडिया का सिचुएशन हमारा कैसा था, ठीक। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि इंडिपेंडेंस से लेकर 1990 तक हमारा सिचुएशन कैसा था कंट्री में, क्या क्या पॉलिसीज को अडॉप्ट किया हमने। बिकॉज 1990 हमने इसलिए लिया है बिकॉज 1990 में कुछ सिचुएशन हमारा ऐसा हो जाता है जिसके बाद हम लोग को अपना इकोनॉमिक मॉडल या फिर इकोनॉमिक चलाने का तरीका हम लोग को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए हम लोग 1991 के अंदर हमको एलपीजी लाना पड़ता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट करना पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिमिट लिया 1990 का, ठीक है। तो फिर देखते हैं, ये हमने देख लिया था। बेसिक चीज मैं समझा दूंगा, लेकिन फिर भी एक सेल्फ स्टडी का तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है ना। एक बार मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा, हर चीज में समझा दूंगा क्या है क्या नहीं, बट एक बार खुद से क्लियर हो, स्टडी करने से क्लियर हो जाएगा और चीजें। ये हमारा चैप्टर आ गया इंडियन इकोनॉमी। बात ये होता है कोई भी कंट्री, मान लो कि आपको एक प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है। मान लो स्कूल में एक फंक्शन होने वाला है, प्रिंसिपल ने आपको ये बोला है कि भैया ये लो, ये स्कूल में एक फंक्शन होने वाला है, ये नया डिपार्टमेंट बनने वाला है, ठीक है, कैंटीन का। आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि आप ये कैंटीन संभालो, ठीक। तो नेचुरल सा बात है, अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आया नया नया, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि भैया आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम क्या क्या पॉलिसी अडॉप्ट करें, मेरा सिस्टम कैसा काम करेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो सेम प्रॉब्लम क्या आता है हमारे इंडिया को फेस करना पड़ा था, क्या कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, तो अब सिंपल सा बात है, इतना बड़ा कंट्री है, इस कंट्री के अंदर क्या है कि ऐसा तो नहीं ना कि मतलब बिना मतलब पॉलिसी के डिस्कशन के हम लोग कोई पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जब जिसके मन में जो पॉलिसी आया उसने वो इम्प्लीमेंट करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। एक पर्टिकुलर वे में, एक प्लानिंग वे में हम लोग को करना पड़ेगा डेवलपमेंट, क्योंकि एक कंट्री बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो मेनली क्या था कि अब हमने क्या देखा था क्लास 9 का, जब हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा था पहले क्लास के अंदर ही मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, कोई भी इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, 3 प्रॉब्लम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी वो क्या होता है, किसी भी इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, सबसे बड़ा उसके पास 3 सवाल होता है, 3 क्वेश्चन होता है उसके पास सभी इकोनॉमी के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। पहला क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्योंकि क्या हुआ, रिसोर्सेज मेरे पास क्या इसका लिमिटेड है, ठीक है, स्केयर है, लिमिटेड है। जैसे एग्जांपल मान लो कि घर में 100 के मान लो 100 रुपीज नोट है तुम्हारे पास, ठीक है। अब उस 100 रुपए में क्या है कि तुम कैडबरी भी खा सकते हो, ठीक है, डेयरी मिल्क भी खा सकते हो और मंच भी खा सकते हो, ठीक। अगर मान लो तुम 100 का डेयरी मिल्क खा जाओगे तो मंच तुम नहीं खा पाओगे, ठीक है। वही चीज अगर मान लो 100 kg आटा है घर के, मतलब 100 kg मान लो चावल है घर में, ठीक है, तो मान लो 60 kg का तुमने मान लो कि राइस बना लिया, ठीक है, चावल बना लिया, मान लो इडली बना लिया, 100 kg चावल है, ठीक है, तुमने डिसाइड किया कि मैं 60 का इडली बनाऊंगा, तो बाकी डोसा बनाना तो सिर्फ 40 डोसा बनेगा। तो मतलब क्या है कि अब तुमको, क्योंकि ये 100 kg तुम्हारे पास लिमिटेड है, रिसोर्सेज तुम्हारे पास लिमिटेड है, इसलिए तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया मैं क्या बनाऊं, ठीक है। तो वही एक चीज क्या प्रोड्यूस करना है मेरे को, सबसे पहला क्वेश्चन। सेकेंड, हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस का क्वेश्चन इसलिए आता है बिकॉज अगर आपने मान लो कि बहुत ज्यादा अब 2 टेक्नोलॉजी होता है हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब क्या, एक तरीका तो ये है, मान लो कि डिसाइड हो गया, मान लो डिसाइड कर दिया आपने कि घर में मान लो चटनी बनाना है, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया घर में चटनी बनाना है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या, चटनी कैसे बनाए, मिक्सचर में बनाए या फिर हाथ हाथ से बनाए पीस के। अगर मिक्सर से बनाओगे तो मतलब क्या है कि आपको मिक्सर खरीद के लाना पड़ेगा, ठीक है, और ये पीस के बनाना है तो नॉर्मली घर पे होगा, ठीक। इसका मतलब क्या है कि अगर आप तो अगर मान लो मशीन आपने खरीद लिया, इम्प्लीमेंट किया, तो मतलब आपने कैपिटल लगाया वहां पे। तो अगर आप मशीन का यूज करके कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको लोग क्या कहते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। और अगर मान लो कि ह्यूमंस का यूज करके आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको उसको लोग कहते हैं क्या, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये 2 टेक्नोलॉजी होता है। तो हाउ टू प्रोड्यूस में ये क्वेश्चन आता है मेरे पास कि भैया मैं कोई चीज बना रहा हूँ तो कैसे बनाऊं, कैसे प्रोड्यूस करूँ उस चीज को, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन ये आता है किसके लिए प्रोड्यूस करूँ, ठीक। अब जैसे मान लिया जाए आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मेरे को बुक लिखना है, ठीक है, किस टाइप का बुक लिखना है वो भी आपने डिसाइड कर दिया, कैसे लिखना है आपने वो भी डिसाइड कर लिया, ठीक है, क्लियर। लेकिन भैया जब तक आप ये डिसाइड नहीं करोगे आपको किसके लिए लिखना है, कि एग्जांपल सीनियर सिटीजन के लिए लिखना है या बच्चों के लिए लिखना है या फिर फीमेल्स के लिए लिखना है,
तो जब तक आप ये डिसाइड नहीं करोगे कि आपको किसके लिए प्रोडक्ट बनाना है या आपका कंज्यूमर कौन है, तब तक आप कुछ बना नहीं पाओगे, कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे, या फिर अगर लोगे भी तो इफेक्टिव नहीं होगा। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, मान लो कोई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक ना, उसके पास मान लो कॉटन है, ठीक, तो इसने ये डिसाइड कर लिया, ठीक है चलो मैं एग्जांपल हगीज बनाता हूँ, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस उसने डिसाइड कर लिया, मैं हगीज बनाऊंगा, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन उसने ये भी डिसाइड कर लिया कि ठीक है चलो मैं बनाऊंगा कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से मैं बना रहा हूँ, ठीक। लेकिन थर्ड प्रॉब्लम ये कि अगर उसने मान लो कि उस कंट्री जहां पे वो बना रहा है, इंडस्ट्री जहां पर है, ठीक है, जहां पे उसको बेचना है, और मान लो बच्चे ही नहीं है, ठीक है, वो पूरा का पूरा आईटी सेक्टर से भरा हुआ है, तो वहां पर सिंपल सा बात है कि उसका इंडस्ट्री वहां पर पड़ेगा नहीं, मतलब इफेक्टिव नहीं होगा, वो वेस्टेज हो जाएगा, उसका इंडस्ट्री घाटे में जाएगा, बिकॉज उसका जो इंड प्रोडक्ट को जो सोच के बेच रहा है, जो उसका मतलब इंड कंज्यूमर है, वो तो वहां पे है नहीं ना, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हमें मतलब डिसाइड करना पड़ता है। जब तक इन तीनों क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, जब तक इकोनॉमी के अंदर कुछ भी चीज प्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम होता है इकोनॉमी। अब सिंपल सा बात है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन होगा भी। अब मैं जैसे मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है, कोई एक वन लाइन का सॉल्यूशन होता नहीं, उसके अंदर भी क्या होता है, मेथड्स होते हैं सॉल्यूशन का, ठीक है, फॉर्मूलाज होते हैं, मेथड्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर भी क्या है कि ये जो हमने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी देखा तीन वाला, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक। इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो मॉडल है। एक मॉडल क्या है मेरा, जिसको हम लोग कहते हैं सोशलिस्ट मॉडल, सेकेंड मेरा कैपिटलिस्ट मॉडल, ठीक। क्वेश्चन मेरा क्या था, कितना बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक। अगर मान लो मैंने अपने इकोनॉमी के अंदर या अपने कंट्री के अंदर क्या बनाना है, कितना बनाना है और किसके लिए बनाना है, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर या इन तीनों क्वेश्चन का डिसीजन जो होता है, अगर वो गवर्नमेंट लेगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, मैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक। क्या बनाना है, कितना बनाना है, किसके लिए बनाना है, मतलब सब कुछ गवर्नमेंट रेगुलेट कर रहा है वहां पे, ठीक है। रिसोर्सेज गवर्नमेंट रेगुलेट कर रहा है, क्या बनाना है गवर्नमेंट रेगुलेट कर रहा है, कितना बनाना है गवर्नमेंट रेगुलेट कर रहा है, किसके लिए बनाना है गवर्नमेंट रेगुलेट कर रहा है, किस प्राइस पे बिकेगा गवर्नमेंट रेगुलेट कर रहा है। तो वो मेरा क्या हो जाता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक, जहाँ पर सब डिसीजन गवर्नमेंट लेता है। दूसरा मॉडल क्या है मेरे पास, दूसरा मॉडल मेरे पास है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। इसमें क्या होता है, क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, और कैसे, मतलब कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है, इन सब का डिसीजन कौन लेता है, प्राइवेट इंडिविजुअल या मार्केट, ठीक है। अपना डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करता है। वो 12th में हमने अच्छे क्लियर से देखा था कि अगर मान लो कि किसी चीज का डिमांड अगर ज्यादा है, ठीक है, तो नेचुरल सा बात है कुछ ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। प्राइस हाई है तो डिमांड कम हो जाएगा उसका। खैर वो 12th में देखा। खैर यहाँ पे ये चीज समझना है मेरे को क्या, कि अगर सब डिसीजन गवर्नमेंट लेगा तो सोशलिस्ट इकोनॉमी होगा, और सब अगर डिसीजन प्राइवेट सेक्टर ले रहा है तो मेरा कैपिटलिस्ट मॉडल हो जाएगा, ठीक है। अब ये दो चीज क्लियर है। अब क्वेश्चन ये था इंडिया के सामने कि भैया हम अब कौन सा इकोनॉमी का मॉडल अडॉप्ट करें, ठीक। पूरा सोशलिस्ट अडॉप्ट कर नहीं सकते, बिकॉज अगर गवर्नमेंट ये डिसाइड करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हम पूरा सब कुछ खुद रेगुलेट करेंगे, तो पॉसिबल नहीं था, बिकॉज उतना ज्यादा हमारा फाइनेंशियल कैपेसिटी भी नहीं था इंडिपेंडेंस के टाइम में कि हम सब कुछ गवर्नमेंट अपने कंट्रोल रख के उसको मॉनिटर करे, ठीक है। और सेकंड चीज क्या, कि पूरे इंडिपेंडेंस फ्रीडम स्ट्रगल के मतलब दौरान हम लोगों ने इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमी का बात किया, कि सबको अधिकार होगा ये करने का, फ्रीडम का बात किया, और इंडिपेंडेंस के ठीक बाद अगर हम सब कुछ खुद रेगुलेट करना स्टार्ट कर दे तो वो कहीं ना कहीं हमारे आइडियल्स के, हमारे वैल्यूज के भी अगेंस्ट में जाता है, इसलिए भी वो चीज ठीक नहीं था। थर्ड क्या था कि हमारे पास इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इतना कैपेसिटी भी नहीं था। आज के टाइम में है ना हमारे पास आईटी टेक्नोलॉजी, लेकिन उस टाइम में तो कुछ था नहीं, तो गवर्नमेंट के लिए इतना बड़ी कंट्री में सब कुछ मैनेज करना पॉसिबल भी नहीं था। इसलिए ये तो ना तो उतना पैसा था, ना तो मैन पावर था, ना तो उतना टेक्नोलॉजी था, ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं था हमारा ये रास्ता सोशलिस्ट का, ठीक। थर्ड था कैपिटलिस्ट का। सब कुछ मार्केट के ऊपर छोड़ना भी सही सही नहीं था, बिकॉज अल्टीमेटली उनके उन सभी लोगों को भी पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आया था इंडिया में एज अ ट्रेडिंग बॉडी भी आया था, तो वो जो फियर ऑफ प्राइवेट सेक्टर था वो उनके अंदर था, इसलिए एक लिमिट से ज्यादा वो लोग प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहता था, या फिर प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सब कुछ नहीं छोड़ना चाहता था, बिकॉज वो जो फियर ऑफ ब्रिटिश रूल था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं था लोगों के अंदर, ठीक है। अपना सब कुछ उतना लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते, इंडिया एक पुअर कंट्री भी था, मतलब उतना था भी नहीं हमारे पास रिसोर्सेज भी, ठीक है।
तो ये भी एक रास्ता था, ये दो था। अब मेरे लिए क्या, इंडिया ना तो सोशलिस्ट 100% अडॉप्ट कर सकता था, ना तो कैपिटलिस्ट अडॉप्ट कर सकता था। तो अब रास्ता क्या बचता है? अब रास्ता हमारा बचता है क्या, बीच का मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट क्या, कि भैया आप एक काम करो, आप ना तो सोशलिस्ट अडॉप्ट करो ना तो कैपिटलिस्ट अडॉप्ट करो, एक काम करते हैं दोनों का मिक्स मॉडल अडॉप्ट करते हैं। तो इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में अब होता क्या है कि कुछ सेक्टर जो होगा, जो जो इंपॉर्टेंट सेक्टर होगा, जो कि डायरेक्टली लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, या फिर मतलब कुछ भी सेक्टर, कुछ सेक्टर गवर्नमेंट अपने पास रखेगा, कुछ सेक्टर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर देगा, ठीक। तो इसी पॉलिसी या इसी मिक्स्ड इकोनॉमिक पॉलिसी को कंटिन्यू करते हुए 1948 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने लाया आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, ठीक। हमारा पहला इंडिपेंडेंस इंडिया का इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में आया, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए बी सी। अच्छा, 1948 और 56 दोनों लगभग एक में ही था, ठीक है। तो 1948 में भी आया था, 1956 में भी आया था, ठीक। तो खाली अभी कॉन्सेप्ट समझो, ईयर का ध्यान मत दो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये था, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट ने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया था इंडस्ट्री को, ठीक। ग्रुप ए में वो इंडस्ट्री रहेगा जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा। क्लियर कर देता हूँ, फिर अच्छे से समझ में आएगा। हमारा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी था, ठीक है, स्टार्टिंग का 1948 में भी आया था, 56 में भी आया था, कॉन्सेप्ट समझते हैं। उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था, इंडस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। समझने के लिए इसका नाम रखते ए बी सी, ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक। ग्रुप ए में वो इंडस्ट्री रहेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा, ठीक। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओनली गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा उस चीज को। जैसे एग्जांपल रेलवे हो गया हमारा, शिपिंग हो गया, पोर्ट हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, ये सब चीज। मतलब क्या, ग्रुप ए के अंदर जो भी इंडस्ट्री रहेगा वो सिर्फ गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, उसके अंदर गवर्नमेंट के अलावा कोई और इंडस्ट्री नहीं आ सकता है। गवर्नमेंट का प्राइवेट सेक्टर के लिए पूरा बंद, यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट रहेगा, ओनली गवर्नमेंट, ठीक। ग्रुप बी के अंदर वो इंडस्ट्री होगा जिसमें गवर्नमेंट भी काम कर सकता है और प्राइवेट सेक्टर भी काम कर सकता है। मतलब एग्जांपल जैसे मान लो कि आज से 10 साल पहले लेते हैं हम लोग एग्जांपल, टेलीकॉम सेक्टर था, ठीक है, रिलायंस भी था और बीएसएनएल भी था। एयरलाइन सेक्टर का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एयर इंडिया भी था और ये सब जो स्पाइस जेट वगैरह ये भी था, ठीक है। तो ये क्या, एयरलाइन सेक्टर के अंदर क्या देखते हैं हम लोग, गवर्नमेंट का भी अपना है और प्राइवेट का भी अपना है, दोनों पैरेलल काम कर रहे हैं। तो ग्रुप बी के अंदर वो सारे इंडस्ट्री थे जिसमें कि गवर्नमेंट भी अपना काम कर रहा था और प्राइवेट भी अपना काम कर रहा था, अलग अलग लेवल के अंदर, ठीक है। अब ग्रुप सी के अंदर वो सारा इंडस्ट्री थे जिसको गवर्नमेंट ने ओपन छोड़ दिया था, ठीक है, कि भैया हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, प्राइवेट सेक्टर अपना देख लो इसमें, ठीक है, क्लियर। तो ग्रुप ए ओनली फॉर गवर्नमेंट, यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट देखेगा इसको। ग्रुप बी में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर अपना अलग अलग काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। दोनों यहाँ पे उन सारी इंडस्ट्री में गवर्नमेंट भी स्टैब्लिश कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर भी स्टैब्लिश कर सकता है, और सी के अंदर प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिया गया, क्लियर। अब इतना सब कुछ करना तो बिना प्लानिंग के तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 5 ईयर प्लानिंग अडॉप्ट किया, ठीक। 1950 के अंदर हमने क्या किया, हमने प्लानिंग कमीशन बनाया, ठीक है, जिससे कि हम लोग इकोनॉमी को प्लान वे में करके आका है हम लोग नेक्स्ट फ्यू ईयर तक हमारा प्लान क्या होगा, ठीक है, 5 साल के लिए हमारा प्लान क्या होगा, किस डायरेक्शन में हम लोग को कंट्री को ले जाना है, उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएगा, ठीक है, उस सबका जुगाड़ कैसे होगा, उसको कैसे ठीक करना है, कहाँ पे खर्च करना है, ठीक है। ये सब मतलब ब्रेन ब्रेन को बूस्ट करने के लिए या फिर, ठीक है। तो मतलब ये सब माथापच्ची करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया, प्लानिंग कमीशन बनाया, ठीक। 1950 बना। जो इसके हेड होते थे वो हमारे पीएम होते थे। ये प्लानिंग कमीशन या प्लानिंग का जो आइडिया था इंडिया के अंदर, ये आया हमारा यूएसएसआर से। हमने जो ऊपर डिस्कस किया सोशलिस्ट कंट्री, तो सोशलिस्ट कंट्री का सबसे अच्छा एग्जांपल जो था, या फिर जो एक तरह से बोलते हैं ना कि फ्लैग बियरर, वो था हमारा यूएसएसआर, रशिया, जिसको फिर आज के टाइम में तो कोई भी कंट्री ना तो 100% सोशलिस्ट है ना तो 100% कैपिटलिस्ट है। कुछ हर लगभग हर कंट्री अपने आप में मिक्स्ड इकोनॉमी है, और डिपेंड करता है लेवल तक कि कितना परसेंट गवर्नमेंट के पास है, कितना परसेंट प्राइवेट के पास है, ठीक है। तो वही है कि यूएसएसआर से हमने लिया था प्लानिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि
कैपिटलिस्ट क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, मार्केट फोर्सेस जो डिसाइड करते हैं डिमांड एंड सप्लाई पर। इजी टू अंडरस्टैंड है। मिक्स्ड इकोनॉमी जो इंडिया ने अडॉप्ट किया ऑलरेडी पता है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लानिंग कमीशन बता दिया मैंने, हाँ देखा 1948 के अंदर हम लोगों ने एक ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था। अब हम लोग जो प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग जो इंडियन अडॉप्ट किया उसका मेन गोल क्या था, गोल क्या था प्लानिंग का, गोल क्या था, पहला गोल हमारा क्या था, ग्रोथ, कि भैया मेरा इकोनॉमी जो है ग्रोथ होना चाहिए, उसके अंदर ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है, ग्रोथ मतलब इंडिया टर्म्स ऑफ जीडीपी मेरा बढ़ना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क होता है। फर्क ये होता है कि मान लिया जाए कि ये एक कॉलोनी है, ठीक है, इस कॉलोनी में मान लो ये झोपड़ी है, ये झोपड़ी है, ये झोपड़ी, ये झोपड़ी, ये झोपड़ी, ये झोपड़ी, ठीक है, ये झोपड़ी है कॉलोनी के अंदर, ठीक। मान लो 5 साल के बाद कॉलोनी के अंदर जो पूरा झोपड़ी था, तो मान लो 1-2 आदमी का लॉटरी निकला, उन्होंने अपना एक अच्छा घर बना लिया, ठीक है। लेकिन ये झोपड़ी फिर इसने भी अच्छा घर बना लिया, ये झोपड़ी, ये झोपड़ी। इस कंडीशन में क्या है कि हाँ, पहले के मुकाबले कंडीशन बेटर हुआ है, लेकिन अभी भी इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे, ठीक है। लेकिन जब मान लो कि अब डेवलपमेंट क्या होगा, जब सबके ये जो सब लोग झोपड़ी वाले हैं सब अपना पक्का घर बना के सब कुछ कर लेंगे, तो उसको कहेंगे डेवलपमेंट। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, पहले से बेटर। जैसे मान लो एक बच्चा है, मान लो उसको 30% मार्क्स आया, ठीक है, अगले बार अगर मान लो उसको 40% मार्क्स आएगा, तो टीचर बोल सकता है ना, हाँ आपके बच्चे का ग्रोथ हुआ है। लेकिन ये थोड़ी बोल सकता है कि बच्चे का डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट या फिर तब बोल सकते हैं एग्जाम्पल की जब वो बहुत अच्छा स्कोर कर दे 90 95 प्लस टाइप से। हाइट का ले लेते हैं एग्जाम्पल, मान लो कि एक बोलते हैं कि हाँ ग्रो कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तो 18-19 साल तक बोलते हैं आप ग्रो कर रहे हो, पहले से ग्रो कर गए, पहले से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन एक आफ्टर सर्टेन एज, आफ्टर 23-24 क्या बोलते हैं, हाँ यू आर नाउ डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग या डेवलप्ड बॉय, इस टाइप चीज, ठीक है। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, पहले से बेटर। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि वो जो एक थ्रेशोल्ड लिमिट होता है ना, कि हाँ इससे मतलब एक तरह से आप उस लिमिट तक पहुंच चुके हो, कि आप लगभग सभी चीज में डेवलप हो चुके हो। हाँ, तो प्लानिंग का हमारा पहला मोटिव क्या होता है, ग्रोथ हमारा होना, जीडीपी बढ़ना, ठीक है, पहले से बेटर होना। तो हमने जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने देखा था, ठीक है। क्या होता है जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है, मेरे इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर होता है, क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक है, इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर ही बोल देते हैं रफली, इसको मैन्युफैक्चरिंग बोल देते हैं सेकेंडरी को, और टर्शियरी को सर्विस बोल देते हैं, ठीक। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जितना प्रोडक्शन होगा, ठीक है, उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितना का मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जितना टोटल जितना प्रोडक्शन होगा उसका मार्केट प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जितना प्रोडक्शन होगा उसका मार्केट प्राइस, और सर्विस सेक्टर के अंदर जितना प्रोडक्शन होगा उसका मार्केट प्राइस, सबको सम अप कर देंगे तो मेरा जीडीपी निकल आएगा, ठीक है। हाँ, अब क्या होता है, पहले तो हमारा चला गया, ठीक है, हमारा सेकंड प्लानिंग आता है ना, तो क्या आता है कि हमारा प्लानिंग प्लानिंग कमीशन के जो हेड थे, ठीक, जिन्होंने उस प्लानिंग का रिपोर्ट को तैयार किया, उनका नाम था पीसी महालम मोसेस, ठीक। तो इनका ये नाम याद रखना है क्या, कि इन्होंने सेकंड प्लानिंग को बनाने में, सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग को बनाने में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इनका ये कहना था कि अगर कंट्री को डेवलप करना है ना, तो आपको हैवी इंडस्ट्री के ऊपर या फिर कैपिटल गुड इंडस्ट्री पर फोकस करना पड़ेगा। अब कैपिटल गुड इंडस्ट्री क्या होता है, देखो इंडस्ट्री बहुत टाइप के होते हैं। कैपिटल गुड इंडस्ट्री मेरा वो इंडस्ट्री होता है जो कि जैसे एग्जांपल मान लिया जाए कि अगर आप मान लो कार बनाना चाहते हो, ठीक है, तो कार बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, मिरर चाहिए होगा, स्टील चाहिए होगा, ठीक है, आयरन चाहिए होगा, ठीक। तो मतलब क्या होता है, आयरन हो गया, स्टील हो गया, इस टाइप का जो इंडस्ट्री होता है ना, ये क्या होता है कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं उनका बैकबोन होता है, ठीक। बिना इनके अगर आपके कंट्री के अंदर आयरन और स्टील इंडस्ट्री डेवलप नहीं है, तो आप बड़े बड़े जो अलग अलग सेक्टर्स, चाहे रेलवे हो गया, चाहे एयरवे हो गया, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वो सब आप नहीं डेवलप कर पाओगे, ठीक है। तो मतलब क्या, जो कैपिटल गुड्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे एग्जाम्पल कैपिटल गुड्स, वो मतलब ऐसे इंडस्ट्री जो कि ऐसा गुड्स बनाए जो कि दूसरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल काम करे, ठीक है, मतलब एक तरह से कैपिटल प्रोवाइड करवाए, क्लियर। ऐसा इंडस्ट्री जो कि ऐसा मतलब जिसका आउटपुट दूसरे का इंडस्ट्री के लिए इनपुट हो, जैसे एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब वो जो इंडस्ट्री ओर से जो आयरन एंड स्टील बना रहा है उसके लिए तो वो आउटपुट है,
लेकिन दूसरा कंपनी जो मान लो दूसरा इंडस्ट्री ऐसे मान लो कि एयरवे है, ठीक है, या रेलवे है, उसके तो इनपुट हो गया ना, क्लियर। तो इस टाइप की इंडस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, जिनका आउटपुट जो होता है दूसरे इंडस्ट्री का इनपुट हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट, ठीक है, मतलब कैपिटल गुड इंडस्ट्री। और ये कोई फिक्स टर्म नहीं होता है कि हमने किसी इंडस्ट्री के ऊपर मतलब ठप्पा लगा दिया कि कैपिटल, ये डिपेंड करता है उसके यूजेस के ऊपर। ऐसे एग्जांपल ले लिया जाए कि अगर मान लो कि आपने चावल लाया, ठीक है, राइस लाया, ठीक, अगर उस राइस को आप खुद खा रहे हो घर में लाकर, तो आपके लिए वो क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन वही अगर आप मान लो कि वो आपका एक रेस्टोरेंट है, उसमें आपने चावल लाया, ठीक है, चावल ला के उसको बना के इडली बना के लोगों को सर्व किया, ठीक है, तो वो क्या है, वो क्या होगा कि उस केस में क्या होगा कि वो आपके लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट आपका चावल नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट आपका कुछ और है, वो कोई और मतलब उसके लिए कंज्यूमर है, वो जो आएगा खाने के लिए आपके रेस्टोरेंट में, उसके लिए वो कंज्यूमर है, ठीक है, जो उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो उस केस में अगर आपका रेस्टोरेंट है तो वो प्रोडक्ट आपके लिए क्या बन जा रहा है, इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन वही, या कैपिटल गुड्स जिसको बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन अगर वही आप पर्सनल कंजप्शन के लिए घर में ला रहे हो तो आपका फाइनल गुड्स बन जाता है। तो कोई भी गुड जो होता है वो कंज्यूमर गुड्स है, कैपिटल गुड है, इंटरमीडिएट गुड्स है, वो डिपेंड करता है उसके यूजेस के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, पीसी माल वर्सेस वाला, कि सेकंड प्लानिंग कमीशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। वही मैंने बताया ना, जीडीपी का ग्रोथ करना, तो प्लानिंग का पहला मोटिव क्या होता है, ग्रोथ करना, ग्रोथ करना, ठीक है। वही जीडीपी का ग्रोथ करना कैसे होगा, तीनों सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना है, सर्विस सेक्टर को डेवलप करना है, मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करना है, ठीक है। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन जो मैंने वही बताया, क्या जीडीपी जो होता है एग्रीकल्चर सेक्टर होगा, ठीक है, जिसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होगा, इसको सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं, टर्शरी होगा, ठीक है, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, ठीक। क्या था कि जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे, इंडिपेंडेंस के टाइम में क्या था हमारा, कि अप्रोक्स अगर देखा जाए तो 50% जो अप्रोक्स था हमारा, ठीक है, जो जीडीपी आ रहा था, कहाँ से आ रहा था, एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा था, ठीक है, उसके बाद सर्विस सेक्टर से आ रहा था, फिर मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा था, ठीक है। लेकिन विद द टाइम क्या हुआ कि ये 1947 का केस था, ठीक। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हमारा एग्रीकल्चर भी बढ़ा, सर्विस भी बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा, लेकिन सर्विस बहुत ज्यादा, सर्विस सेक्टर हमारा बहुत ज्यादा बढ़ा, इसलिए आज के टाइम में क्या है कि अप्रोक्स हमारा 50% से ज्यादा जो है, ठीक है, वो हमारा सर्विस सेक्टर से आ रहा है, ठीक है। फिर हमारा होता है मैन्युफैक्चरिंग से, और एग्रीकल्चर जो एक टाइम में 50% के अप्रोक्स था, वो 16% पर आ गया है। इसको कंफ्यूज नहीं होना है। अब ऐसा नहीं है कि ये हमारा घटा है, घटा कोई नहीं है, सब बढ़ा है, लेकिन जो सर्विस सेक्टर वो ज्यादा पेस से बढ़ा है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे समझ सकते हैं हम लोग ऐसे, कि जैसे मान लिया जाए स्टार्टिंग में मान लो कि 100 रुपए का हमारा जीडीपी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जिसमें से 50 रुपीज आता था, कहाँ से, एग्रीकल्चर से आता था मेरा, ठीक है। मान लो कि 30 आ गया सर्विस से, और 20 आता था मैन्युफैक्चरिंग से, ठीक। ये 1947 का केस मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर समझने के लिए। अब इसको अगर परसेंटेज वाइज में देखोगे तो क्या हो रहा है कि 50% मेरा एग्रीकल्चर से आ रहा है, 30% मेरा सर्विस से आ रहा है, 20% मेरा मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं आज के टाइम में, अगर आज के टाइम में मान लिया जाए कि हमारा जीडीपी जो है, ठीक है, वो 1000 रुपीज का है, ठीक, और हम जिसमें से एग्रीकल्चर हमारा मान लो 200 का हो रहा है, सर्विस सेक्टर मान लो 400 का, 300 का मान लो, और ये मान लो सर्विस, ये सर्विस है ना, सर्विस सेक्टर मान लो 500 का, ठीक है, और ये मान लो 300 का। क्लियर। अब परसेंटेज में निकाल के देखो, ये रहा 47, मान लो इसको 1947 का केस था ये मान लो 2021 का केस है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से कितना, एग्रीकल्चर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमारा 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। सर्विस कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है,
इंडस्ट्री कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 30% कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जैसे हमारा क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन हमारा बढ़ता है ना, तो उसके हिसाब से हमारा चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कोई भी सेक्टर में हुआ है, सब ग्रो कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि क्योंकि हमारा टोटल जीडीपी का नंबर बढ़ गया, ठीक है, टोटल जीडीपी हमारा प्रोडक्शन बढ़ चुका है, इसीलिए परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी देखा गया, हमारा इंक्रीज देखा गया, इंक्रीमेंट हमारा हुआ है वो सर्विस सेक्टर के अंदर हुआ है, इसलिए सर्विस सेक्टर हमारा ज्यादा इंप्रूव हुआ है, ठीक है। तो एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं क्या। तो 1947 के अंदर केस हमारा क्या था, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी के अंदर, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा मतलब एक टाइप से टॉप मोस्ट कंट्रीब्यूटर था, ठीक है। उसके बाद हमारा सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूटर था, उसके बाद हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूटर था जीडीपी के अंदर, ठीक है। आज के टाइम में क्या है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे, हमारा सबसे ज्यादा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है हमारा, कौन कंट्रीब्यूट करता है, हमारा सर्विस सेक्टर, ठीक है, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर। इस चीज को याद कर लो या फिर लिख लो कहीं पर, ठीक है। तो 47 के अंदर जीडीपी के अंदर हमारा सेक्टरल कंपोजिशन ये था, सेक्टरल कंपोजिशन हमारा ये था कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था मेरा जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर, फिर सर्विस, फिर मैन्युफैक्चरिंग। आज के टाइम में क्या है कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, फिर एग्रीकल्चर। आई होप क्लियर हो चुका है। अगर नहीं होता है तो एक बार आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर देना, ये नीचे कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पे, तो मैं ऑडियो से बता दूंगा फिर से। लेकिन आई होप इतना बार रिपीट करने से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया कि पहला मेरा मोटिव क्या होता है प्लानिंग का, ग्रोथ इंश्योर करना, ठीक है। सेकेंड होता है मॉडर्नाइजेशन करना, मतलब क्या, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट करना, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना, ठीक है। अब जितना अच्छा टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट करेंगे उतना उतना ज्यादा मेरा प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्लस मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूव कम होगा। क्यों? क्योंकि जितना अच्छा टेक्नोलॉजी होगा, मैं अगर मान लो इंडस्ट्री में मॉडर्नाइज हो रहा है तो हर, तो मतलब क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर, टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट होगा तो क्या होगा, उसके अंदर मेरा जो आउटपुट रेशियो होता है, ठीक है, वो डिक्लाइन करेगा। मतलब क्या कि अगर मान लो कि पहले मेरे पास जो टेक्नोलॉजी था उसमें अगर मान लो 100 कॉटन से मैं सिर्फ मान लो कि 100 जो मेरे पास केजी कॉटन था, ठीक है, उसे सिर्फ मैं मान लो कि 50 जीन्स ही बना पाता, ठीक है। लेकिन अब मान लो कि मेरा वेस्ट हो जाता था कपड़े का, ठीक। लेकिन अब मान लो कि मेरे पास टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गया, मॉडर्नाइज हो गया, तो मतलब क्या, अपग्रेड हो गया, अपग्रेड हो गया तो मतलब क्या, अब वही 100 केजी में 60 कपड़ा बना ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है मॉडर्नाइजेशन से फायदा कि हमारा जो होता है रिसोर्सेज को इफिशिएंट वे में यूज कर मतलब हो पाता है, मेरा टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होता है तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, ठीक। यही सब है यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से फायदा ये होता है कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होता है, प्लस इफिशियंसी भी हमारा इंप्रूव होता है। न्यू न्यू सेक्टर आया, बैंकिंग सेक्टर आया, ये सब आया। हमारा सेल्फ रिलायंस होना मतलब क्या कि हर चीज को अपने कंट्री में प्रोड्यूस करना, जिससे कि मतलब हमारा दूसरे कंट्री पर कम से कम डिपेंडेंसी हो पाए हमारा, ठीक। जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तो उस टाइम में क्या होता कि हमारा जितना खुद का कंजप्शन था फूड ग्रेन्स का, वो भी हम लोगों का पूरा नहीं हो पाता था, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या होता था, दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट होना पड़ता था हम लोगों को कि भैया वहां से एक्सपोर्ट, वहां से वो लोग कंट्री हम लोग को एक्सपोर्ट देगा। मतलब क्या, हम लोग दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट थे फूड ग्रेन्स के ऊपर, ठीक है। हमारा जो खुद के कंट्री के अंदर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था वो मेरा बहुत ही कम था, जो कि सफिशिएंट नहीं था। इसलिए हम लोग को यूएसए से हम लोग के लिए गेहूं वगैरह आता था। एक यूएसए के अंदर एक स्कीम था जिसको हम लोग कहते हैं PL 480, आगे आएगा इसी चैप्टर में। PL 420 या 480 था, ठीक है। आई थिंक 420 या 480 है, जो भी हो उतना नाम नहीं पूछने वाला कोई। तो ये एक स्कीम था PL 420 या 480 करके नाम। उसके अंदर क्या था, यूएसए डेवलपिंग कंट्रीज को फूड ग्रेन्स या फिर गेहूं वगैरह देता था, ठीक है। ये तो अब इसका नुकसान क्या होता था कि अब देखो कोई भी कंट्री को डिपेंडेंट हो जाते हैं ना फूड ग्रेन्स के ऊपर, तो क्या होता है उस कंट्री के पास एक एज हो जाता है कि अगर मान लो कल को वॉर हो रहा है उस कंट्री के साथ या फिर किसी पाकिस्तान के साथ, तो वैसे में क्या है, यूएसए हम लोग प्रेशराइज कर सकता था कि भैया आप ये बंद करो, ऐसा मत करो, या ये फॉरेन पॉलिसी में आप ऐसा मत करो कि आप मतलब नहीं तो हम बंद कर देंगे, इसे आपको नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक फियर रहता है, एक डर रहता है। तो इसलिए तो इसलिए क्या हुआ कि हमारा फूड कंजप्शन मतलब बहुत ही प्रोडक्शन बहुत ही कम था। इसलिए बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको इंप्रूव करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया, ठीक है। चैप्टर 3 इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। ठीक, जिससे क्या कि हम लोग कम से कम फूड के अंदर तो अपना मतलब सरप्लस हो जाए हमारा, ठीक। फूड जितना हम लोग को नीड होता है वो नीड खुद के कंट्री के अंदर पूरा कर पाए, क्योंकि खाने के लिए अगर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर तो और क्या डेवलपमेंट करेंगे हम लोग, ठीक है।
तो सबसे बेसिक चीज होता है फूड। अगर फूड के ऊपर किसी और, अगर फूड ही के मामले में लोग सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ रिलायंस नहीं है, तो बाकी चीजों में हम लोग कैसे आत्मनिर्भर बन पाएंगे। तो सबसे जरूरी क्या है, अगर आत्मनिर्भर बनना है रियल मायने में, तो सबसे पहले तो आपको खाने के मामले में या फिर फूड प्रोडक्शन के मामले में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो एक टाइम में जो कंट्री हमारा दूसरे कंट्री से आने वाले फूड ग्रेन्स के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करता था, आज के टाइम में वो कंट्री लगभग मतलब वर्ल्ड का टॉप 10 जो मतलब एक्सपोर्टर होता है एग्रीकल्चर का वो है। तो ये भी कहीं ना कहीं 70 इयर्स के अंदर हुआ है, ठीक है। ये भी 70 साल का अचीवमेंट्स है कि एक टाइम में जो कंट्री जो भूखे मर रहा था या फिर जिसके पास फूड ग्रेन सफिशिएंट नहीं था, वो कंट्री आज के टाइम में 1991 के बाद से कंटिन्यूअसली सरप्लस प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। थर्ड क्या, इक्विटी। तो हमने क्या देखा कि प्लानिंग का मेन मोटिव क्या होता है कि ग्रोथ करना, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, मॉडर्नाइज करना, ठीक। थर्ड क्या होता है, सेल्फ रिलायंस होना। चौथा क्या होता है, इक्विटी प्रमोट करना। मतलब क्या कि जो सोसाइटी के अंदर जो इनइक्विटी बढ़ गया है मेरा, ठीक है, सोसाइटी के अंदर जो इनइक्विटी बढ़ गया है उस इनइक्विटी को कम करना, रिच और पुअर के बीच में जो गैप है उसको कम करना, ठीक है। तो इस सोसाइटी में जो जो भी प्रोग्रेस हो रहा है, जो भी बेनिफिट हो रहा है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट का फायदा सोसाइटी के हर वर्ग तक मिले। हर मतलब इंडियंस को एक बेसिक नेसेसिटी का चीज मिल पाए, उनका बेसिक नीड पूरा हो पाए, पॉवर्टी से वो लोग बाहर निकल पाए, ठीक है। एक डिसेंट हाउसिंग, डिसेंट फूड ग्रेन्स मिल पाए। इसलिए गवर्नमेंट ने बाद में फिर पीडीएस या राशन सिस्टम को भी स्टार्ट किया था कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, कम से कम उनको फूड ग्रेन सस्ते रेट पे देकर हम लोग कुछ तो एक सोसाइटी के अंदर इनइक्विटी को कम करें। हम लोग ये देखा कि प्लानिंग का मोटिव क्या होता है, हमने सब कुछ देख लिया। अब हम लोग सेक्टर वाइज बात करते हैं कि आखिर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर 1950 के बाद से 1950 से लेके 1990 तक क्या हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। हमने जनरल बात किया, हम स्पेसिफिक बात करते हैं, ठीक। जैसे हमने क्या बताया कि इंडिपेंडेंस के टाइम में क्या सिचुएशन था हमारा, हमारे पास सफिशिएंट फूड ग्रेन्स नहीं था, सफिशिएंट फूड ग्रेन्स नहीं था हमारे पास, ठीक। प्रोडक्टिविटी बहुत कम था, ठीक है। उसके बाद लैंड ओनरशिप के अंदर इनइक्वलिटी बहुत ज्यादा था। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं हमारा जो सोसाइटी था, एंशिएंट सोसाइटी की बात करें जहाँ पे, वहां पे 4 वर्णा होता है मेरा, ठीक है, जिसको हम लोग डिवाइड करते थे क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो शूद्र है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी का 80% जो था वो पॉपुलेशन था, ठीक है। जो वर्कर क्लास हो गया हमारा, ठीक है, जो एग्रीकल्चर फार्मर्स हो गया, जो फिशरमैन हुआ, वो सब हमारा इस कैटेगरी में आता था। 80% ये पीपल, इन 80% पीपल के पास लैंड ओनरशिप का राइट्स ही नहीं था हमारी सोसाइटी के अंदर। मतलब इंडियन सोसाइटी के अंदर जो शूद्रा थे या फिर जो मोर देन 80% जो पीपल थे, उनके पास लैंड ओनरशिप का राइट्स ही नहीं था। मतलब वो लैंडलेस लेबर थे, ठीक है। जो भी लैंड का ओनरशिप था ज्यादातर इनके इनके आसपास ही, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर हमने देखा था क्या कि जो लैंड ग्रांट उन लोगों को मिलता था, ठीक है, उनके कारण क्या वो लैंड का कहीं ना कहीं जो हाई कास्ट में ज्यादा मतलब हो गया, इनइक्वालिटी आया था, सोशियोलॉजी का पार्ट हो जाता है वो, इसलिए वहां पे नहीं जाऊंगा उतना, ठीक है। तो मतलब जो भी था, तो जो मोर देन 80% जो पॉपुलेशन था उनके पास लैंड ओनरशिप का राइट्स नहीं था। इसका मतलब क्या कि लैंड का जो इनइक्वालिटी था, लैंड ओनरशिप के अंदर इनइक्वालिटी मेरा बहुत ज्यादा था। कुछ लोग थे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन था, बहुत ज्यादा जमीन, कुछ लोग थे जिनके पास जमीन ही नहीं था, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ये चीज समझ में आया कि भैया ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ठीक है, इनइक्वालिटी हम कंप्लीट करना चाहते हैं। दूसरा बात क्या हुआ कि अगर मान लो किसी इंसान के पास जरूरत से ज्यादा जमीन है तो उसके ऊपर काम कर नहीं रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है, सोसाइटी में इनइक्वालिटी इंक्रीज कर रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या लाया, एक पॉलिसी लाया था लैंड रिफॉर्म का, ठीक। गवर्नमेंट सबसे पहले ये काम किया कि भैया ये जमींदार जो लोग बीच में है ना, जो फार्मर से टैक्स लेके पहले ब्रिटिश को देते थे, ठीक, खुद जमीन पे कुछ खेती वेती करते नहीं है, खाली इनके ऊपर मतलब इनसे खेती करवा के रहते हैं, तो इन जमींदार जो मिडिल मैन है उनको एबॉलिश करो, ठीक। तो एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम लाया था पहला, सबसे पहले, कि जो जमींदार सिस्टम, जमींदार जो थे इनके जो लैंड ओनरशिप कर रहे थे उनको एबॉलिश किया। सेकेंड चीज क्या, लैंड सीलिंग। मतलब क्या, गवर्नमेंट ने ये बोला कि भैया आप 5 एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस, ठीक है, 500 एकर्स तक आपके पास जमीन रख सकते हो, ठीक है, 5 या एकर्स तक आप अपने पास जमीन रखोगे, हम आपको अलाउ करते हैं। लेकिन उससे ज्यादा अगर जमीन होगा आपके पास, ठीक है, तो उससे ज्यादा जमीन जो होगा उसको हम गवर्नमेंट अपने पास ले लेगा और बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा लैंडलेस पुअर के बीच में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग के अंदर क्या होता था, गवर्नमेंट ये डिसाइड करता था कि भैया मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कितना लैंड अपने पास अपने पर्सनल नाम पे रख सकते हो,
उससे ज्यादा होगा तो आप गवर्नमेंट आपसे ले लेगा और बाकी लैंडर्स लेवल को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा लैंड जो लोगों के पास होगा उसको लेकर गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ ना कि अब इतना बड़ा, क्योंकि जो लैंड ओनरशिप ग्रुप था वो कहीं ना कहीं बहुत ही पावरफुल ग्रुप था, तो सब कुछ इतना इजीली होगा नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पे जुगाड़ ये लगाया, जैसे मान लो कि जेठालाल है हमारा, ठीक है, मान लो इसके पास 2000 एकड़ का जमीन है, ठीक। गवर्नमेंट ने ये बोला कि सुनो जेठालाल, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दिया मैंने तो, जेठालाल होगा, हाँ। गवर्नमेंट ने ये बोला कि जेठालाल भैया हमने रूल बनाया है क्या कि 500, आपके नाम पे 2000 एकड़ जमीन है, ठीक ना। तो 500 एकड़ से ज्यादा जमीन जो होगा हम आपसे ले लेंगे, 500 तक आपके पास रहेगा, बाकी का जो 1500 बचा वो हम आपसे ले लेके बाद बाकियों को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक ना। अब जेठालाल का तो होश उड़ गया। अब जेठालाल क्या करे, वो चुपचाप और कुछ नहीं करेगा, तो गवर्नमेंट उसका 1500 हेक्टेयर जमीन ले लेके एकड़ दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो जेठालाल ने क्या बोला कि जुगाड़ निकालते हैं। क्या उसने बुलाया कि बाघा सुन, तू बहुत अच्छा एम्प्लॉय, एक काम करते हैं, मैं तेरे को 400 एकड़ जमीन देता हूँ, ठीक है, ठीक। फिर वही भेड़े मास्टर को बुलाया कि भैया मैं तुमको जमीन दे देता हूँ, ठीक है। फिर उधर और पत्रकार पोपट को बुला के कुछ जमीन दे दिया अपना, ठीक। अब लेकिन साथ में ये बोल दिया कि भैया इसी में आपका नाम अगर दूसरा नहीं तो ये कर सकता है वो, ठीक है। ये अपना फैमिली के ऊपर डिवाइड कर दिया, अगर 500 का सिर्फ उसके नाम पे रहेगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट उसे ले लेगा। लेकिन उसने क्या किया, टप्पू के नाम पे डिवाइड कर दिया, 400 दे दिया, ठीक है। कुछ दया के नाम पे दे दिया, कुछ सुंदर को दे दिया बुला के, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हर इंसान के पास 500 से कम है जमीन, ठीक है, क्लियर। तो अब गवर्नमेंट उससे ले नहीं पाएगा, क्योंकि लॉ के अंदर तो लिखा क्या है, 500, लॉ के अंदर क्या लिखा है, 500 से ज्यादा होगा आपके पास, हम आपसे ले लेंगे। लेकिन यहाँ तो उसने क्या किया, कुछ टप्पू को दे दिया, कुछ टप्पू के नाम पर रजिस्ट्री करवा दिया, कुछ बाबूजी के नाम पर रजिस्ट्री करवा दिया, कुछ सुंदर को दे दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, लीगली तो वो गवर्नमेंट उससे कुछ नहीं ले सकता है, ठीक। दूसरा तरीका क्या कर सकता है, इसने चुपचाप क्या किया, बाबा के नाम पर कुछ जमीन रखवा दिया, ठीक है, कुछ वो क्या नाम है उसका, जो भी है, उसके दुकान में कोई एम्प्लॉय काम करते हैं, नौकर काम करते, उसके नाम पे चुपचाप करवा दिया। उन नौकर को भी पता नहीं कि भैया मेरे नाम पे इतना जमीन है, ठीक है, खाली पेपर में दिखाने के लिए उनके नाम पे करवा दिया। तो ऐसे ऐसे रिलेटिव के नाम पे डिवाइड करवा के इसने क्या किया कि वो सब जो लॉ गवर्नमेंट ने अच्छे मोटिव से बनाया था उसको जुगाड़ फिट करके उससे बच गया, लीगल लूप होल का फायदा उठा के। तो इसके कारण क्या था, गवर्नमेंट का एक पॉलिसी अच्छा था लैंड सीलिंग का, बट बहुत सारा चीज हुआ जिसके कारण कि उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि लोगों ने लॉ तोड़ने का जुगाड़ निकाल लिया था कि कैसे बचा जा सकता है इससे, ठीक है। तो ये जमींदारी सिस्टम था, जागीरदारी सिस्टम था, ठीक है, इस सबको गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया, एबॉलिश कर दिया, ठीक। लैंड सीलिंग लाया। लैंड सीलिंग एक आता है क्वेश्चन कि कौन सा दो सबसे, मतलब किस स्टेट के अंदर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो पाया था लैंड सीलिंग। तो दो स्टेट था जहां पे सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेशन हो पाया था, एक था वेस्ट बंगाल, एक था केरला। एक और चीज है यहाँ पे क्या कि ऐसा क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग लाया तो सक्सेसफुल नहीं हुआ। सक्सेसफुल ना होने का रीजन ये भी था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय क्या था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था, हमारा राइट टू प्रॉपर्टी वो हमारा फंडामेंटल राइट्स था, ठीक है, हमारा फंडामेंटल राइट्स था। अब सिंपल सा बात है, गवर्नमेंट ने क्या किया, मतलब फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या कि अगर कोई आपसे आपका जमीन छीन रहा है, प्रॉपर्टी छीन रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर सकते हो कि भैया मेरा फंडामेंटल राइट चला गया, ठीक। अब इसी का फायदा उठा के क्या किया गवर्नमेंट ने, जब लैंड सीलिंग ला के लोगों का जमीन को बोला कि भैया लैंड सीलिंग में लोग पॉलिसी ला रहे हैं, अब एक्स्ट्रा जमीन जो आप गवर्नमेंट आपसे ले लेगा, तो मतलब क्या, वो जो एक्स्ट्रा जमीन था वो भी तो किसी ना का प्रॉपर्टी था। तो गवर्नमेंट अगर उससे प्रॉपर्टी ले रहा है तो कहीं ना कहीं अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो उसका राइट टू प्रॉपर्टी हर्ट हो रहा है। तो जिसके कारण क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जब पॉलिसी लाया तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने, जो जमींदार थे, उन सारे लोगों ने क्या किया, कोर्ट में केसेस करना स्टार्ट कर दिया। अब कोर्ट में केस गया तो सिंपल सा बात है, जब तक कोर्ट का डिसीजन आएगा नहीं तो कुछ स्टेप होगा नहीं, ठीक है। तो कोर्ट केस में सालों साल लग गया। इस चक्कर में इन्होंने क्या किया, जमींदार लोगों ने इधर अपना साइड अपने प्रॉपर्टी को अलग अलग नाम पर, बेनामी नाम पर, ठीक है, अननोन के नाम पर रजिस्ट्री करवाना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि अगर मान लो कल को केस हार भी जाए वो लोग तो गवर्नमेंट उससे लीगली रूप से कुछ ना छीन पाए। अगर गवर्नमेंट को भी समझ में आ चुका था कि भैया ये मैं जो करना चाह रहा हूँ, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, इनइक्वालिटी को कम करना, ये तब तक नहीं पॉसिबल हो पाएगा जब तक
ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है, जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल आ रहा है, ठीक है, सबसे बड़ा हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ने बाद में क्या किया, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा दिया। क्लियर है कहानी अभी तक? एक बार क्लियर होगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई मतलब जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो भी समझने का चीज है, मैं सब कुछ इधर करवा दे रहा हूँ। तो लैंड सीलिंग का बात यहाँ पे आ गया, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया यहाँ पे, ठीक है। ये हुआ। तो केरला जो मैं बताया ना, सक्सेसफुल कहाँ पे हुआ, लैंड रिफॉर्म वेयर सक्सेसफुल इन केरला एंड वेस्ट बंगाल। इनका हिस्ट्री भी था कि इन दोनों स्टेट्स के अंदर हिस्टोरिकल भी देखा जाए तो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम भी क्या था कि किसान जो मूवमेंट था बहुत ही स्ट्रांगली था, चाहे वो बंगाल के अंदर हो चाहे केरला के अंदर। इसलिए भी क्या था कि वहाँ गवर्नमेंट को भी ये चीज करना पड़ा। लेकिन बाकी स्टेट के अंदर क्या था, किसान मूवमेंट होता था, सक्सेसफुल नहीं था, होता था मास लेवल पर नहीं था, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंदर जो लैंड क्लास था वो ज्यादा था यहाँ पर। इसलिए अब सिंपल सा बात है, गवर्नमेंट के अंदर ही लैंडलॉर्ड्स बैठे हैं तो वो चीज तो करने होने नहीं देंगे। तो भी एक रीजन था। तो ये एक रीजन था। गवर्नमेंट ने क्या किया, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जमींदारी को एबॉलिश किया, ठीक है। सेकंड, लैंड सीलिंग लाया, ठीक है। वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, एक पैकेज था, एक पूरा पैकेज था जिसके अंदर क्या था कि भैया आपको हाइब्रिड सीड मिलेगा, फर्टिलाइजर मिलेगा, पेस्टिसाइड वगैरह मिलेगा, इरिगेशन मिलेगा। मतलब क्या कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था एक ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर आपको हाइब्रिड सीड यूज करना इन द प्रेजेंस ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी और फर्टिलाइजर के साथ में, ठीक है। लेकिन ठीक, तो इसने क्या किया कि हाइब्रिड सीड को प्रमोट किया, इसके कारण हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ा, ठीक है। लेकिन इसका फायदा तो ये हुआ क्या, ग्रीन ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था, ठीक, इसने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया हाइब्रिड सीड को इंट्रोड्यूस किया, फर्टिलाइजर को इंट्रोड्यूस किया, इरिगेशन को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब सिंपल सा बात क्या है कि अब ये भैया आपको हाइब्रिड सीड खरीदना तो पैसा लगेंगे, कैपिटल लगेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजर डालना है तो पैसा लगेगा, इरिगेशन सिस्टम बनाना है तो पैसा लगेगा। तो सिंपल इसलिए क्या हुआ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन उन्हीं सारे स्टेट्स के अंदर सक्सेसफुल हो पाया, या फिर उन्हीं सारे स्टेट्स के फार्मर्स ने अडॉप्ट किया जिनके पास कैपिटल था। लाइक पंजाब के फार्मर्स हो गए, हरियाणा के फार्मर्स हो गए, ठीक है, उसका वेस्टर्न यूपी के फार्मर्स हो गए, ठीक, क्योंकि पास कैपिटल था। बाकी स्टेट का जो फार्मर्स के पास ज्यादा कैपिटल नहीं था कि ये सब चीज उसको अफोर्ड कर पाए, इसलिए वो लोग उसको उन्होंने अडॉप्ट नहीं कर पाया उतने बड़े लेवल पर, ठीक। विद द टाइम उन्होंने अडॉप्ट किया किया जिनके पास अफोर्ड कर पाया, जिन्होंने उनको अडॉप्ट किया, लेकिन बड़े लेवल पे फार्मर्स उनको अडॉप्ट नहीं कर पाया। इसलिए क्या हुआ कि कहीं ना कहीं क्या हुआ कि इसके कारण क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण क्या हुआ, हमारा रीजनल इनइक्वालिटी और बढ़ा कि फार्मर्स जो पंजाब के साइड के जो फार्मर्स थे जिनके पास जो कैपिटल था उन्होंने इन्वेस्ट किया, जिसके कारण उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ा तो उनका इनकम बढ़ा। लेकिन दूसरी तरफ बिहार का फार्मर्स हो गया जिन्होंने इस पॉलिसी को मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर हाइब्रिड सीड को यूज नहीं किया, ठीक है, फर्टिलाइजर को यूज नहीं किया, तो उनका तो प्रोडक्टिविटी उतना ही रहा। तो जो गैप था फार्मर्स के बीच में, रिच और पुअर के बीच में, वो और ज्यादा हो गया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक साइड इफेक्ट ये भी था कि इसने रीजनल इनइक्वालिटी को बढ़ाया भी, ठीक, कंट्री को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था वो मेनली व्हीट और राइस तक लिमिटेड था, बाकी में भी इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट व्हीट और राइस के अंदर हुआ। हाँ, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण क्या हुआ कि हमारा प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ, ठीक है। तो एक टाइम में जब इंपोर्ट करते थे हमने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया फिर, लेकिन बाद में फिर विद द टाइम इसका एनवायरमेंटल साइड इफेक्ट भी हम लोग को देखने को मिला। लाइक एग्जांपल वाटर डिप्लीशन हो गया, हमारा सॉइल का वो हो गया हमारा, ठीक है। ये सब चीज जरूरत से ज्यादा हम लोग का फर्टिलाइजर यूज करने के कारण हमारा फिर मतलब नाइट्रोजन पॉल्यूशन भी हमारा हुआ, यूट्रिफिकेशन हो गया। तो हमने इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट के अंदर देखा अच्छे से, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण क्या हुआ कि हमारे कंट्री के अंदर क्या सेल्फ सफिशिएंसी आया फूड के अंदर। हम लोग को अब किसी के अमेरिका में किसी कंट्री के ऊपर हम लोग को डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है ज्यादा से ज्यादा फूड ग्रेन्स के अंदर। हम लोगों ने मार्केट सरप्लस भी मतलब बनाया स्टार्ट, मतलब एक टाइम में क्या था हमारे पास फूड ग्रेन्स का डेफिशिएंसी था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, ग्रीन डेफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन्स था, फिर क्या हुआ, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन अडॉप्ट किया जिसके अंदर हम लोगों ने हाइब्रिड सीड का यूज किया, फर्टिलाइजर का यूज किया, एश्योर्ड इरिगेशन प्रोवाइड करवाया, जिसके कारण क्या हुआ कि हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, फिर हमारे पास एग्रीकल्चर सरप्लस भी आना स्टार्ट हो गया, ठीक है।
और यही रीजन है कि हमारे पास अब कोई ड्रॉप वगैरह नहीं आता, कोई सूखा नहीं पड़ता या कोई अकाल नहीं आता, बिकॉज हम लोगों ने इतना इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं कि हम लोग अब स्टोर भी करके रखते हैं बफर स्टॉक स्टॉक के रूप में, ठीक है, जिससे कि जो कम किसी ईयर मान लो कि कम प्रोडक्शन हुआ तो उस ईयर हम लोग यूज कर पाए। नॉर्मली क्या होता है, ये रहा फार्मर, ठीक है, ये रहा एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या होता है, फार्मर्स से एमएसपी पर, जो फार्मर बेचना चाहते हैं एमएसपी पर, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उनसे फूड ग्रेन्स ले लेता है, ठीक है, उनको अपने गोडाउन में स्टोर करवाता है वेयर हाउस में, ठीक। उस वेयर हाउस से स्टेट जो होता है उसको स्टेट को मिलता है फूड ग्रेन्स उससे कोटे का, फिर वो स्टेट क्या करता है अपने राशन शॉप पे भेज के, पीडीएस शॉप पे भेज के, ठीक है, पीडीएस स्टोर पे भेज के, फिर लोग वहां पर राशन कार्ड लेके जाते हैं, फिर अपना वो फूड ग्रेन्स ले लेते हैं वहां पर, ठीक है, ये टोटल सिस्टम हमारा पीडीएस कहलाता है। अब एमएसपी ऐसा नहीं कि सारे फार्मर्स को मिलता है, हार्डली 6 to 7% फार्मर्स को एमएसपी मिल पाता है, बिकॉज जहां पे उस सिस्टम को खरीदने को वहीं हो पाएगा ना, वो अलग इशू है। तो इस चैप्टर में ये रहा, ऑलरेडी एमएसपी हमने बहुत अच्छे डिस्कस कर लिया था, क्लास 10 में शायद किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट समझ में आ गया कि ग्रीन रिवोल्यूशन आने के बाद क्या हुआ कि हमारा फॉरेन कंट्री ऊपर जो डिपेंडेंसी था वो रिड्यूस हो गया। हम एक टाइम में हम स्टे डेफिसिट थे, हमारा बहुत ज्यादा कमी था फूड ग्रेन्स का, लेकिन अब हमारे पास सरप्लस आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन इसके कारण कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड ये हुआ कि बिग फार्मर्स को फायदा हुआ हमारा, ठीक है, क्योंकि वही जरा टेक्नोलॉजी ट्रैक्टर्स वगैरह वही अफोर्ड कर पाते थे, छोटे फार्मर्स नहीं। फिर सब्सिडी का इशू आया, तो गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में क्या किया, देखो बात ये था ना, गवर्नमेंट ने, अब देखो सिंपल सा बात है, न्यू टेक्नोलॉजी आएगा, ये महंगा भी था, हाइब्रिड सीड फर्टिलाइजर, ठीक है, ये सब चीज महंगा भी था, इरिगेशन, तो गवर्नमेंट ने क्या किया स्टार्टिंग में, बहुत सारा सब्सिडीज दिया लोगों को, ठीक है, फार्मर को सब्सिडी दिया कि भैया आप न्यू टेक्नोलॉजी आया है, ठीक, टेक्नोलॉजी टूल्स वगैरह खरीदने के लायक ट्रैक्टर वगैरह, ठीक है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड करवाया, ठीक, तो गवर्नमेंट ले लिया, ठीक, लेकिन बाद में विद द टाइम क्या गवर्नमेंट ने सब्सिडी कम कर दिया, इसके कारण क्या हुआ कि अब देखो स्टार्टिंग में तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड कर दिया, भैया कोई बात नहीं, आप हाइब्रिड सीड है आपका 1000 रुपए, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप 500 में खरीद तो 50% आपको सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन विद द टाइम क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने वो सब्सिडी वापस ले लिया, कम कर दिया, मतलब ठीक है, अब उतना सब्सिडी नहीं मिलता है, लेकिन फार्मर्स को मिलने वाला जो प्रोडक्शन वो था मार्केट प्राइस वो तो इंक्रीज नहीं हुआ ना। एक कॉमन एग्जाम्पल डीजल सब्सिडी से हम लोग समझते हैं, अगर देखोगे तो आज से 10 साल पहले जो आटा था, ठीक है, आज के रेट में आटा का रेट कितना है, अप्रोक्स 30 रुपीज पर केजी के आसपास, ठीक। और अगर डीजल का रेट देखोगे तो अप्रोक्स 100 के आसपास, ठीक। 21, ठीक है। अब आया था 2010 के टाइम, जो आटा का रेट था अप्रोक्स 10-12 रुपए केजी था, ठीक है। और जो डीजल था वो अप्रोक्स, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी देता था उस टाइम में, इसलिए अप्रोक्स कितना था 60 मान लेते, ठीक है, ये था। अब क्या है देखो, वो एक चीज समझो, फार्मर्स जो है, गवर्नमेंट क्या करता है, फार्मर्स से एमएसपी पर वीट जो है एमएसपी पे मान लो 800 रुपए ले रहा था, ठीक है। अब वो मान लो कि आज के डेट में मान लो 1500 भी हो चुका है, ठीक है, क्लियर। अब क्या कि फार्मर्स को मिलने वाला जो पैसा था, ठीक है, मिलने वाला जो इनकम था, ठीक है, अब वो कितना हो रहा है, 800 से 1000 हो चुका है, ठीक है, सिर्फ 200 रुपए बढ़े हैं 10 साल के अंदर, ठीक। 800 था, 1000 रुपए मिल रहा है, ठीक है, हालांकि उतना भी नहीं बढ़ा होगा, हार्डली 900 के आसपास जो भी है, ठीक। तो 800 से 1000 रुपए, मतलब क्या 10 साल के अंदर जो फार्मर्स को मिलने वाला जो एक्स्ट्रा पैसा था प्रोडक्शन के ऊपर, सिर्फ 200 रुपए बढ़ा है, लेकिन उसका खर्चा कितना बढ़ गया है, यहाँ देख रहे हैं क्या 40 रुपीज एक्स्ट्रा बढ़ गया है, ठीक है। वो जो मार्केट से आटा खरीदता था फार्मर्स 10 का 12 का 30 रुपए ला रहा है, तो मतलब क्या है कि फार्मर्स को जो मिलने वाला जो इनकम है वो विंटर टाइम क्या हो रहा है और डिक्लाइन कर रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट ने क्या किया, जो गवर्नमेंट जहां एक टाइम में डीजल के ऊपर सब्सिडी देता था और डीजल के ऊपर सब्सिडी खत्म कर दिया उसने, ठीक है।
और भी जो अदर टाइप का सब्सिडी था लाइक यूरिया के ऊपर, ये इसके ऊपर, उसके ऊपर, वो भी धीरे धीरे करके गवर्नमेंट खत्म कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जो जो फार्मर का जो इनकम था वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। क्योंकि क्योंकि क्या होता है ना कहीं जो मिडिल मैन होते हैं वो सस्ते रेट पे खरीद लेते हैं। एग्जाम्पल, या अगर आप देखोगे न्यूज में आपने क्या देखा होगा, बहुत सारे फार्मर्स होते हैं, क्या होता है, देखा होगा टमाटर पूरा फेंक देता है रोड के ऊपर, पूरा दूध फेंक दे रहा है, पूरा प्याज फेंक दे रहा है। एक न्यूज था क्या कि एक फार्मर जिसने क्या हुआ, 100 रुपीज 100 kg, ठीक है, प्याज बेचने गया, ठीक, उसको 0.50 पैसा पर केजी के हिसाब से रेट मिला। वही प्याज मार्केट में आप 50 रुपए खरीदते हो, मतलब फार्मर को उस प्याज का मिल रहा है 50 पैसा, 50 पैसा, आप पे कर रहे हो 50 रुपए, तो बीच का 49.50 पैसा कहाँ गया, मिडिल मैन। तो इससे क्या हो रहा है, कंज्यूमर भी परेशान क्योंकि उसको हाई रेट पे करना पड़ रहा है, और किसान भी परेशान परेशान क्योंकि उसको जो उसका मतलब मुनासिब रेट होता है, वो फेयर प्राइस होता है, वो उसको नहीं मिल पाता है। अब सब बात है, ऐसा गवर्नमेंट सब्सिडी कम क्यों कर रहा है, बिकॉज उसके लिए आपको समझना पड़ेगा 1991 का सिचुएशन, जो हम आगे अगले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। 1991 के अंदर गवर्नमेंट ने जो ट्रीटी साइन किया था लोन लेने का, ठीक, उसी के अंदर ये था कि भैया हम आपको लोन तो दे रहे हैं। आईएमएफ के पास गया था गवर्नमेंट, आईएमएफ के पास, कि भैया मैं इकोनॉमी का कंडीशन खराब है, आप लोन दे दो। आईएमएफ ने ये बोला ठीक है भैया हम आपको लोन देंगे, लेकिन ये शर्त है, हम आपको शर्त मानना पड़ेगा, ये चीजें आपको मानना पड़ेगा। जिसमें से एक शर्त ये था कि भैया आपको विद द टाइम आपका कंट्री का डेफिसिट है उसको कम करना पड़ेगा, तो सब्सिडी प्रोवाइड करवाते वो कम करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी को लोन दे रहे हो तो आप देखोगे ना कि भैया वो इंसान पेइंग कैपेसिटी उसका है कि नहीं है। आप थोड़ी किसी को ऐसे लोन दे रहे हो कि भैया उसको पार्टी करना, आपने लोन दे दिया, ऐसे तो आप लोन नहीं दोगे ना। हाँ, वो बंदा आके आपसे ये बोले कि भैया मुझे एक शॉप स्टार्ट करना है, तो आप ये देखो कि अरे वाह, ये दुकान स्टार्ट करेगा तो ठीक है, चलो फायदा हो सकता है, तो बाद में मेरे को पैसा वापस कर सकता है, तो आप उसको पैसा दे दोगे। लेकिन कोई इंसान पार्टी करने के लिए पैसा मांगेगा, मेरे को लोन चाहिए, तो आप नहीं दोगे ना। तो सेम काम आईएफबी या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन देखता है कि भैया जो जिसको मैं लोन दे रहा हूँ वो लोन चुकाया कैसे मेरे को, तो भी इंश्योर करता है वो सब। ये सब चीज इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दिया, बाद में फिर सब्सिडी रिमूव कर दिया बिकॉज इकोनॉमिक कंडीशन हमारा खराब होने लगा था। इंडस्ट्रियल ट्रेड सेक्टर के अंदर हमने ऑलरेडी देखा कि जो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था गवर्नमेंट ने, यही है यहाँ पे। एक पब्लिक प्राइवेट सेक्टर तो ऑलरेडी पता है कि गवर्नमेंट के अंदर का तो पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो प्राइवेट सेक्टर है, तो इजी टू अंडरस्टैंड, इसमें कुछ है नहीं। ये आ गया हमारा आईपीआर जो मैंने बताया था, थ्री जो मैंने बताया था, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, ठीक। एक ये था, एक कैटेगरी इसमें थी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट, बताते हैं 3 कैटेगरी था, ए बी सी। ए में था एक्सक्लूसिवली बाय स्टेट, जहाँ पे सिर्फ स्टेट ही करेगा, ठीक है। सेकंड में ये वो था जहाँ पे प्राइवेट और स्टेट दोनों काम करेगा। थर्ड में वो था जहाँ पे स्टेट में सिर्फ मतलब स्टेट ने छोड़ दिया प्राइवेट के लिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट किया, ठीक है। अलग अलग हर इंडिया के हर फील्ड के अंदर हम लोग अलग अलग स्टेट में इंडस्ट्री लगवाएंगे, जिससे कि रीजन इनइक्वालिटी मेरा कंप्लीट हो पाए। बिकॉज क्या था ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था उसने तो अपने हिसाब से इंडस्ट्री लगाया, ठीक, इंडिया के, ठीक है। हम्म। क्या था, अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये एरिया में डेवलप्ड है क्योंकि ब्रिटिश का ट्रेडिंग पर्पस के लिए, ये एरिया डेवलप्ड है क्योंकि ब्रिटिश का ट्रेडिंग के लिए, ये एरिया डेवलप बिकॉज ब्रिटिश का ट्रेडिंग के लिए, ये एरिया क्योंकि ब्रिटिश का ट्रेडिंग के लिए, ठीक। तो मेनली क्या था कि आज के टाइम में जो भी एरिया या फिर जो भी स्टेट हम लोग देखते हैं कि डेवलप्ड स्टेट है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसका हिस्टोरिकल रीजन है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही वो इंपॉर्टेंट सेंटर था ट्रेड का, इसलिए वो भी है। तो इसका मतलब क्या है कि आज के टाइम में जो भी हम लोग देखते हैं, जो भी मेरा कोस्टल सिटीज है ना, वो मेरा जहाँ डेवलप्ड एरिया है, ठीक, बिकॉज हिस्टोरिकल रीजन है उसका, ठीक है। तो मैं इंटर एरिया जो वो होता है अंडर डेवलप्ड होता है, डेवलप्ड है नहीं, ठीक। इन सारे एरिया में इंडस्ट्री आप इंडस्ट्री लगा, गवर्नमेंट ने क्या किया बाद में वहाँ पे इंसेंटिव देना स्टार्ट किया कि भैया आप यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको इतना छूट देंगे, ये इतना देंगे, वो देंगे, जिससे कि कंपनीज आके इंटीरियर एरिया में भी इंडस्ट्री वगैरह लगाए, जिससे कि जो रीजनल इनइक्वलिटी बढ़ गया है कि इतना गैप आ चुका है, ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, ये बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड हो गया है, वो डेवलपमेंट का जो गैप है वो कम हो सके, क्लियर। तो गवर्नमेंट का ये भी पॉलिसी था हमारा क्या, रीजनल इक्वलिटी को प्रमोट करना। तो क्या आईपीआर 1956 के अंदर क्या था कि इंडस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक। पार्ट ए में सिर्फ वो इंडस्ट्री रहेगा जिस जो कि सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा,
सेकंड, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों काम करेगा इसके अंदर अपने अलग अलग लेवल पे। ये सिर्फ गवर्नमेंट ने छोड़ दिया प्राइवेट के लिए, भैया जिसको जो करना है करो। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो छोटे मोटे एमएसएमई सेक्टर होते हैं उनको डेवलप करने के लिए, ठीक है। फिर ट्रेड पॉलिसी हमने अडॉप्ट किया, जिसमें इंपॉर्टेंट है हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। मतलब क्या कि बाहर से जो हम लोग मंगा रहे हैं, ठीक ना, तो मतलब क्या हम अपने कंट्री के अंदर ही वो सारे गुड्स बनाएंगे जो कि हमको बाहर से ना मंगाना पड़े। एग्जाम्पल, जो हमसे बाहर से वही सारे गुड्स मंगाएंगे जो कि हम अपने कंट्री में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। जैसे एग्जाम्पल हो गया कि हम, जैसे एग्जाम्पल तेल, साबुन, टूथपेस्ट, ये सब चीज हम लोग अपने कंट्री में इनका अल्टरनेटिव तैयार करेंगे, ठीक है, जिससे कि बाहर से आने वाला इम्पोर्ट हम लोगों को कम पड़े और हमारा पैसा बचे। ये था, इसको सब्स्टिट्यूट करना इम्पोर्ट को जो बाहर से आ रहा है उसके बदले में, मतलब क्या, अपने कंट्री के लोगों को अल्टरनेटिव प्रोवाइड करवाना, जिससे कि वो लोग मतलब एक टाइप से क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर बने और अपने कंट्री का चीज यूज करें, और जिससे कि हमारा फॉरेन के ऊपर डिपेंडेंट कम हो पाया, हमारा फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन रिजर्व का सेविंग्स हो। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा उतना एक्सपोर्ट उतना होता नहीं है, ठीक है। एक्सपोर्ट हमारा उतना ज्यादा होता नहीं, इंपोर्ट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि तेल वेल के लिए, ऑयल के लिए तुम लोग को डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा ना दूसरे कंट्री के ऊपर। एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाता है, ठीक है। और अचानक से सिचुएशन ऐसा होता है कि वर्ल्ड के अंदर वॉर हो जाता है ईरान इराक के बीच में, इसके कारण क्या होता है, क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, ठीक। अब नेचुरल सा बात है क्या, अब तेल वेल खरीदते हैं हम लोग, किससे खरीदते हैं, फॉरेन एक्सचेंज से खरीदते हैं, फॉरेन रिजर्व से खरीदते हैं। एक्सपोर्ट हमारा ऑलरेडी कम था, ठीक है, इम्पोर्ट हमारा ज्यादा था। ऊपर से क्या हो गया कि जब वॉर स्टार्ट हो गया गल्फ कंट्रीज के अंदर, तो क्या हुआ, इंपोर्ट जो और हमारा जो क्रूड ऑयल का प्राइस था वो और इंक्रीज हो गया, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, हमारा इंपोर्ट का जो खर्चा था इंपोर्ट का, वो और ज्यादा हो गया, इंपोर्ट का खर्चा। जिसके कारण हमारा क्या हुआ, एक्सपोर्ट कम था, इंपोर्ट और ज्यादा बढ़ गया, तो मेरा ट्रेड डेफिसिट था वो और ज्यादा हाई हो गया। तो हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व था, ठीक है, जिससे हम पैसे मतलब फॉरेन करेंसी होता है मेरे पास, वो और कम हो गया मेरे पास, ठीक है। अब नेशनल बात है, फॉरेन करेंसी आपके पास कम हो गया है, तो आप कुछ ट्रेड कर नहीं पाओगे। तो एक सिचुएशन ऐसा आया कि इंडिया के पास सिर्फ 3 हफ्ते के लिए ही 3 वीक्स का ही फॉरेन करेंसी हमारे पास बचा था, ठीक है। तो उस सिचुएशन में पता था कि भैया आप दिवालिया होने वाले, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, IMF के पास लोन के लिए अप्लाई किया। तो कुछ भी मॉडर्न इंडस्ट्री आया था, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने इतना रेगुलेट कर दिया था हर चीज को, भैया ये इसके लिए आपको परमिशन चाहिए, उसके लिए परमिशन चाहिए, कि एक टाइप से क्या हुआ था, परमिट राज सिस्टम आ गया था। मतलब क्या कि भैया आपको कुछ भी करना है तो उसके लिए परमिशन चाहिए गवर्नमेंट का, जिससे कारण क्या होता था, एक तो डिसीजन लेट होना स्टार्ट हो गया, बिकॉज क्या, हर छोटा मोटा चीज के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लो। तो फिर गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ तो सरकारी बाबू अंडर द टेबल मानते थे, ठीक है, वजन बढ़ाओ, ब्राइबरी सिस्टम, तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा आ चुका था बीच बीच में। इसके कारण क्या होता कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो रहा था, ठीक है। जल्दी कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाह रहा था, कर भी रहा था, एक्सपेंशन नहीं कर रहा था। इस कारण हमारा कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हमारा कहीं ना कहीं हर्ट हुआ। इसलिए था कार के लास्ट में क्या होता है कि हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसा था कि इन्फ्लेशन हाई हो गया था बहुत ज्यादा, ठीक है। इन्फ्लेशन हाई हो गया था, ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया था हमारे पास, जिसके कारण कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व बहुत ही कम बच गया था, सिर्फ 3 वीक का बच गया था। ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ कि हम लोगों को कोई और रास्ता नहीं था हमारे पास, एक्सेप्ट कि लोन के लिए अप्लाई करें। तो इंडिया ने IMF के पास लोन के लिए अप्लाई किया। IMF ने ये बोला कि भैया हमको लोन देंगे, लेकिन आपको अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर सुधार करना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने कुछ कुछ लिस्ट दिया, जिसके हिसाब से हमने उनका सजेशन को मान के अपने इकोनॉमी के अंदर रिफॉर्म लाया। उसी रिफॉर्म को हम लोग बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो कि हमने 1991 के अंदर अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारे से कंप्लीट हो गया है। अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे क्या कि 1991 के अंदर जो हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट किया गया उसका क्या क्या फीचर्स है, ठीक है। तो आई होप सब कुछ क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं होता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, वरना फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।